नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव स्टडी पर। रेलवे एनटीपीसी में अब तक पूछे गए सभी 183 शिफ्ट का जो भी टीसीएस द्वारा एग्ज़ाम लिया गया है 2016 से लाटेस्ट एग्ज़ाम जो कि 2022 का लास्ट में एग्ज़ाम समाप्त हुआ था। टोटल 183 शिफ्ट में जितने भी साइंस का प्रश्न पूछा गया है सभी प्रश्नों को हम लोग सेट वाइज यानी कि शिफ्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्लास नंबर 10 है और इससे पहले 9 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो लोग नहीं देखें प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और इस साइंस सीरीज में हम लोग जो पढ़ने वाले चैप्टर हैं है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से जितने भी प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न भी पढ़ेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भिन्न को चुनें, यानी कि इसमें से भिन्न आपको चुनना है। एक एल्युमिनियम दिया हुआ है, लोहा, तांबा और पीतल, इसमें से भिन्न कौन सा है। तो कुछ लोग इसका आंसर सही बताए थे, है ना, कमेंट में आपसे पूछे थे। इसका कल का लास्ट क्वेश्चन था ये, तो पूछे थे कुछ लोग, इनका सही आंसर दिए थे पीतल इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें भिन्न पीतल कैसे है, तो ये सबको अगर देखिएगा एल्युमिनियम, लोहा और तांबा, तो ये सब क्या है, एलिमेंट है, तत्व है ना। और पीतल क्या है, पीतल एक यौगिक है ना। पीतल एक क्या है, यौगिक है और ये मतलब मिश्रण है। किसका है मिश्रण ये, तो ये तांबा और जिंक का ये मिश्रण है। ठीक है, और बाकी ये जो क्या है ये सब अकेले में सिंगल है, जैसे एल्युमिनियम, लोहा और तांबा। लेकिन पीतल क्या है, एक मिश्रण है। किसका, तो ये तांबा और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, कई बार एग्जामों में डायरेक्ट पूछा जाता है कि पीतल यानी कि ब्रॉस जो है ये पीतल किसका मिश्रण है, तो पीतल मिश्रण है किसका, तांबा और जिंक का। ठीक है, इसको याद ऐसे रख लेना है, पिताजी। ठीक है, पिताजी एक शब्द याद रखिएगा, क्या, पिताजी। यानी कि आपसे ये प्रश्न बन जाएगा पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जिंक का मिश्रण है। ठीक, इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कांसा किसका मिश्रण है, तो कांसा मिश्रण है किसका, टीन और तांबा का। उसको याद रखना कैसे, काटता, है ना। कांसा मिश्रण है किसका, टीन और तांबा का, टीन और तांबा का, तो इसको याद रखना काटता। ठीक है, तो ये आसानी से बनेगा। कई बार एग्जामों में ये रिपीट हुआ है कि पीतल किसका मिश्रण है। ठीक है, तो ये शब्द अगर याद रखते हैं पिताजी, काफ़ी आसानी से आपको याद रहता है। ठीक, आपको याद भी होगा पिताजी यानी कि पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक मिश्रण है। और एल्युमिनियम क्या, एक तत्व है। तो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, इसका प्रतीक होता है Al। ठीक है, आपको जो भी टेक्नीशियन का एग्जाम अभी दिसंबर 2024 में लाटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ अभी रेलवे का, जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनको मालूम होगा कि 2-3 प्रश्न 2-3 शिफ्ट में डायरेक्ट प्रतीक पूछा गया था। और लोहा का प्रतीक तो एक बार रिपीट हो गया था। ठीक है, कि लोहा का प्रतीक क्या है, आयरन का प्रतीक क्या है, तो इसका आंसर हुआ था Fe। ठीक है, तो ये प्रतीक भी आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एल्युमिनियम का प्रतीक हो गया Al, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 13 है ना। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 हो गया और परमाणु भार कितना होता है, 26.98 होता है। ठीक है, तो मोटा मोटी 26 या तो 27 याद रख सकते हैं। ठीक, लोहा का बात करें परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका 26 होता है। परमाणु भार अगर पूछे तो इसका होता है 55.84 होता है लोहा का परमाणु भार। तांबा की बात करें तो तांबा की परमाणु संख्या कितनी होती है, 29। इसका परमाणु भार होता है कितना, इसका परमाणु भार होता है 63। ठीक, याद रखना है। और जिंक की बात करें तो तांबा और जिंक है ना दोनों साथ में होता है, यानी कि तांबा का परमाणु संख्या 29 है और जिंक का कितना है, 30 है। ठीक है, यानी कि आपको जैसे कि मोटा मोटी 30 तक आपको परमाणु संख्या सभी का याद रखना है। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी फ़ायदा होता है इससे, आपको काफ़ी कई प्रश्नों में आपको हेल्प मिलता है। ठीक है, इसलिए कम से कम 30 तक तो आपको परमाणु संख्या पूरी याद रखना है। ठीक है, तो लास्ट जो 30 याद रखेंगे ना जब, तो लास्ट का जो 29-30 है वो है तांबा और जिंक। ठीक है, तो इसको याद रखना है ऐसे, ताजा यानी तांबा और जिंक 29 और 30, यानी जिंक का परमाणु संख्या कितना है, 30 है और जिंक का परमाणु भार कितना है, 65 है। ठीक, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। और अगर यहाँ से बात करें तो एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम से एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है मालूम, तो उसका आंसर एल्युमिनियम ही होगा। भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व पूछे तो तत्व कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वो है ऑक्सीजन। तो क्या है वो, ऑक्सीजन।
दूसरा तत्व है सिलिकॉन, और तीसरा है एल्युमिनियम, और चौथा तत्व है लोहा। ठीक, लेकिन ये ऑक्सीजन क्या हो गया, गैस हो गया, सिलिकॉन क्या हो गया, उपधातु हो गया, है ना, उपधातु, और एल्युमिनियम है धातु। तो यानी कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो वो है एल्युमिनियम। एक क्वेश्चन ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा दूसरा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो दूसरा में कौन सा हो जाएगा, तो लोहा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों अति महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, देखिए है क्या क्या, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। तो इसको याद रखना है, आसी एलो, आसी एलो, आसी से हो गया ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एलो एल्युमिनियम और लोहा। ठीक, तो ये चारों आपको याद रखना है। ठीक है, ये बात हो गई। तो और बात करते हैं क्या मालूम, ये जो 30 परमाणु संख्या है, कम से कम 30 परमाणु संख्या, इसका सबका प्रतीक याद रखना है। ठीक है, एक बार यहाँ पर रिवीजन करते जाना है। ठीक है, क्योंकि अभी ही साथ में आपको सभी चीज़ें कंप्लीटली रूप से पढ़ना है, ताकि आपको है ना अलग से टाइम इसमें वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, एक बार यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जैसे कि इसको याद करना है 30 तक, तो 7 7 करके याद करेंगे। ठीक है, पहले 7 याद करेंगे। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 कैसे, इस तरह से याद करेंगे। 7 कैसे याद करेंगे, हो ही, यानी देखिए पहले जो शॉर्टकट में याद करते जाएंगे, हो ही ली यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेबो यानी बेरिलियम और बोरोन, का ना यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन, ये 7 हो जाएगा। परमाणु संख्या भी लगातार इसका रहेगा, है ना। जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है। ठीक है, तो यानी हो ही ली ऐसे याद करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेबोकाना, हो ही ली बेबोकाना, हो ही ली बेबोकाना, ये 7 याद हो गया। ठीक है, और साथ ही ऐसे याद हो जाएगा, परमाणु संख्या भी ऐसे दिमाग में आ जाएगा सब सीरियल से। ठीक है, हो ही ली यानी कि लिथियम अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या 3, हो ही ली, ऐसे उंगली पर याद कर लीजिएगा। ठीक है, हो ही ली बेबो काना, ना जैसे लास्ट में आया मतलब ना, यानी कि 7 7 कर रहे हैं, तो यानी कि नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 7, परमाणु संख्या 7। एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा ना, आसानी से आपको याद हो जाएगा। जैसे हो ही ली बेबो काना, ये 7 हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं फिर 7, कहाँ तक जाना है, 14 तक, यानी कि हो हिली बेबो काना, ओ फ्लो नी सो, ओ फ्लो नी सो, यानी कि ओ फ्लो से क्या हो गया, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, है ना, ओ फ्लो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नीसो ये नियोन, सोडियम, ओ फ्लो नीसो, मैग एल सी यानी कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मैग एल सी, है ना। तो दूसरा जब स्टेप में दूसरा में याद करेंगे तो पहले 4 याद रखेंगे, ओ फ्लो नीसो यानी ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, फिर है मैग एल सी, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मैग एल सी यानी मैग्नीशियम, है ना, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये 7 याद हो गया। तो पहले क्या पढ़े थे, हो ही ली बेबो काना, ओ फ्लो नीसो, मैग एल सी, है ना, सी यानी कि सिलिकॉन यानी कि 14 हो गया इसकी परमाणु संख्या। फिर याद करेंगे फोसोक्लो यानी फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी है 15, सल्फर का है 16 और क्लोरीन का है 17, फोसोक्लो। आपो के अस्के, आपो के अस्के, आ से हो गया आर्गन, परमाणु संख्या कितनी है 18, आपो पोटेशियम 19, के अस्के यानी कि 20 और 21 में है ना, के अस्के कैल्शियम, एस्केंडियम, कैल्शियम, एस्केंडियम, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, एस्केंडियम का 21 है। ठीक है, तो इस तरह से 21 याद हो जाएगा आपको। ठीक है, हो हीली बेबो काना, ओ फ्लो नीसो, मैग एल सी यानी ये सिलिकॉन तक हो गया 14, मैग एल सी के बाद क्या हो जाएगा फोसोक्लो, है ना, 3 याद करना है, ऐसे 3 और 4 इसको, ओ आपो के अस्के, है ना, कैल्शियम और एस्केंडियम, तो ये 21 तक याद हो जाएगा। उसके बाद 21 से फिर 30 तक याद कर लेंगे। ठीक है, तो 21 के बाद क्या होगा, है ना, टिटेनियम, बेनेडियम, टीबी बोल सकते हैं इसको, है ना, टीबी, टिटेनियम, बेनेडियम, टीबी, क्रोम, क्रोमियम, मैग्नीज, टीबी क्रोम, ऐसे याद कर सकते हैं इसको, टीबी क्रोम, यानी कि ये 4 याद हो जाएगा, टाइटेनियम, बेनेडियम और क्रोमियम और मैग्नीज। मैग्नीज की परमाणु संख्या कितनी है 25 तक आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मैग्नीज के बाद हो गया लोहा, और लोहा हो गया 26, लोहा का परमाणु संख्या 26 हो गया, लोहा तक हो गया। अब यहाँ से लास्ट 4 याद रखेंगे, कोनी ताजा, कोबाल्ट, निकेल, ताजा से तांबा और जिंक, ताजा लास्ट का जो है 30 तक क्या है 29, 30 याद करेंगे तो ताजा तांबा का हो गया 29 और जिंक का हो गया
परमाणु संख्या 30। ठीक है, तो यहाँ तक आप याद कर लीजिएगा 30 तक। ठीक है, बाकी की इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। पहले 30 तक याद करिएगा, फिर आपको याद हो जाएगा। जैसे आर्सेनिक का परमाणु संख्या पूछ दे 33 ब्रोमीन का, 35 है क्रिप्टोन का, 36 है चांदी का, 47 है कैडमियम का परमाणु संख्या, 48 है टीन का, 50 है एंटीमनी का, 51 है आयोडीन के परमाणु संख्या कितना है 53 है जीनोन का, 54 है सीजियम का, 55 है टंगस्टन का, 74 है पारा का, 80 है और सोना का कितना है 79 है, सीसा का 82 है, रेडियम का 88 है, यूरेनियम का 92 है, प्लूटोनियम का 94 परमाणु संख्या। ठीक है, सबका प्रतीक भी ध्यान में रखना आपको, है ना, प्रतीक क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, काफ़ी इजी रहेगा लेकिन पूछा जाता है। ठीक है, आपको नंबर दे देगा। हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C। अब देखिए एक बार ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि किसका जो प्रतीक में केवल एक अक्षर है। ठीक है, आपको मान 2 अक्षर वाला दे देगा, जैसे हीलियम दे दिया, लिथियम दे दिया, बेरिलियम दे दिया, फिर आपको बोरोन दे देगा, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा बोरोन हो जाएगा। बोरोन का प्रतीक में क्या एक अक्षर है, केवल B। ठीक है, तो ऐसे भी ध्यान रखना आपको, तो इस तरफ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बन का C हो गया, नाइट्रोजन का N हो गया, ऑक्सीजन का O हो गया, सब इसमें क्या इस सब में सिंगल लेटर है। फ्लोरीन का F हो गया, नियोन में क्या 2 लेटर है, नियोन का Ne है, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si और फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखना। पोटेशियम का K होता है, पोटेशियम का K होता है। ठीक, और कैल्शियम का Ca, स्कैंडियम का Sc, टिटेनियम का Ti, बेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr और मैग्नीज का परमाणु संख्या क्या बता रहा है, मैग्नीज का है Mn, मैग्नीशियम का था Mg। ठीक है, लोहा का Fe, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। लोहा का परमाणु संख्या 26 है और प्रतीक क्या Fe है। कोबाल्ट का Co है, निकेल का Ni है, कॉपर का Cu है और जस्ता का Zn है, जिसका परमाणु संख्या 30 है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा, तो इसको हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी लिस्ट याद रखिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा करेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था। तो हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को घर में नज़रबंद किया था, तो ये किया था किसको मालूम, ये गैलीलियो को, है ना, गैलीलियो को घर में नज़रबंद कर लिया था हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण। ठीक है, अब गैलीलियो से कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। कब किया था, 1609 ईस्वी में किया था। सभी नोट करते जाइएगा, सभी जितने भी हमको आपको सेंटेंस बोलेंगे सभी कतई जहर प्रश्न रहेगा, सभी नोट करते जाइएगा, सभी एग्जाम में काम आएगा, चाहे पर रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, है ना, एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम में दीजिए, सब में ये काम आएगा। ठीक है, ये सबको याद रखना है आपको। बात करते हैं गैलीलियो का बारे में, और क्या जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो गैलीलियो ने दिया था। तो गैलीलियो से 3 प्रश्न याद रखना आपको। पहला नंबर क्या, हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने में इसको नज़रबंद कर लिया गया था। दूरबीन का आविष्कार किया था 1609 में गैलीलियो ने, और जड़त्व का नियम भी गैलीलियो ने दिया था। और न्यूटन का गति का किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं निकोलस कोपरनिकस। यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाता है कोपरनिकस से। कौन कौन सा है, एक तो आएगा कि सौरमंडल की खोज किसने किया था, तो कोपरनिकस ने किया था। कोपरनिकस किस देश के हैं, तो पोलैंड के था। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, ये पहले सबसे पहले किसने कहा था, तो कोपरनिकस ने ही कहा था। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। और रही बात केपलर की, तो ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था। अगर पूछे कि ग्रहों का कितना गति का कितना नियम दिया था केपलर, तो 3 नियम दिया था। ठीक है, और सिंपल गति का नियम अगर पूछे, तो सिंपल गति का नियम जो दे वो किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने दिया था। वो भी गति का 3 नियम दिया था आइजैक न्यूटन ने भी। ठीक, तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बडिंग, मतलब मुकुलन प्रजनन नहीं करता है। मुकुलन द्वारा यानी कि बडिंग बोलिए या तो मुकुलन बोलिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। अब मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन, ये टेक्नीशियन में कई शिफ्ट में एग्जाम में पूछा गया था। अभी जो आपका दिसंबर 2024 में हुआ था। ठीक है, कि अमीबा किसके द्वारा प्रजनन करता है, हाइड्रा किसके द्वारा करता है, सभी क्वेश्चन पूछा गया था।
तो ये पूछा है कि कौन सा जीव मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए मूंगा जो है ये मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन करता है ये, ठीक है। हाइड्रा भी करता है और स्पंज भी करता है, एनेलिडा ये नहीं करता। ये मुकुलन की बात करें या तो बडिंग की विधि द्वारा ये नहीं करता है, ठीक है। एनेलिडा जो है ये एनेलिडा वर्ग के जीव जो है लैंगिक वो अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन क्या याद रखना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आपको याद रखना है क्या मालूम, कि अमीबा किस विधि द्वारा प्रजनन करता है। तो अमीबा बाइनरी विखंडन द्वारा, है ना, किसके द्वारा, तो बाइनरी विखंडन द्वारा प्रजनन करता है अमीबा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि किस, आपको ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इसमें से किस जीव में खून नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रा में खून नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। और क्वेश्चन आता है कि किसका खून का रंग नीला होता है। तो ऑक्टोपस और घोंघा ये इसका खून का रंग नीला होता है, ठीक है। ऑक्टोपस और घोंघा ये दोनों का खून का रंग नीला होता है। एक क्वेश्चन आएगा कि किस जीव का खून का रंग सफ़ेद होता है। तो तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच, है ना, कॉकरोच को ही बोलते हैं तिलचट्टा। तो कॉकरोच के यानी तिलचट्टा के खून का रंग सफ़ेद होता है, ये याद रखना आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। अब ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका क्या, देखिए पशुओं की मौत ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है, ठीक। कर्णनाद ये भी हो सकता है। और ये उच्च रक्तचाप ये भी होता है ध्वनि प्रदूषण के कारण। ओजोन क्षय जो है ये ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ओजोन परत क्षय का मुख्य कारण में क्या आता है, तो वो गैस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, ठीक। ये ध्यान रखना है आपको, CFC, ठीक है। बात करते हैं ध्वनि की। तो ध्वनि की जो आवृत्ति होती है, ध्वनि का जो तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति होती है, ध्वनि का जो रेंज होता है, जैसे कि 3 तरह का होता है। एक होता है अपश्रव्य ध्वनि, और एक होता है श्रव्य ध्वनि, और एक होता है पराश्रव्य ध्वनि। तो अपश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है, रेंज होता है, वो कितना से कितना होता है। अपश्रव्य ध्वनि की जो होता है ना 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। और श्रव्य ध्वनि जो होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, जो कि मनुष्य लोग सुन सकता है, ठीक है। श्रव्य ध्वनि जो हम लोग सुनते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। और एक होता है पराश्रव्य ध्वनि, वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्वनि सबसे अधिक तेज गति किस में करता है, तो ठोस में करता है। सबसे अधिक गति जो होता है ध्वनि की ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, और सबसे कम गैस में होता है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ध्वनि जो है ना निर्वात में गमन नहीं करती है। जैसे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है, लेकिन ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे ठोस हो, द्रव हो, चाहे गैस हो, ठीक है। और ध्वनि कौन सी तरंग है अगर पूछे तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। याद कैसे रखना है ताकि कभी कन्फ्यूजन ना हो और याद भी रहे। तो ध्वनि धैर्य ऐसे रिलेट कर लेना, ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। अब प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, प्रकाश की अधिकतम गति जो होता है वो किस में होता है, निर्वात में होता है। प्रकाश को सबसे पहले किसने मापा था, तो प्रकाश की गति को सबसे पहले रोमर ने मापा था। ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है, रोमर ने मापा था, ठीक है। और ध्वनि मापने की जो इकाई होती है क्या होती है, वो डेसिबल होता है, ठीक है। तो ये सभी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाले पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन सा था। तो पहला अंतरिक्ष यात्री जो कि $20 मिलियन खर्च करके 8 दिन ऑर्बिट में दिन गुजारा था, ये यानी कि ये पर्यटक था, ठीक है। तो आपको कल भी बताए थे कि दुनिया का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था, तो डेनिस टिटो था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो डेनिस टिटो ही $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारा था, डेनिस टिटो, ठीक है। यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। यहाँ से 5 कतई जहर प्रश्न है जो कि आपको याद रखना है। कौन कौन सा, तो पहला क्या है, दुनिया के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो था डेनिस टिटो था। कहाँ का था ये, तो ये था अमेरिका का, ठीक है। और दुनिया का प्रथम
अंतरिक्ष यात्री पूछे तो वो था यूरी गागरिन। ठीक है, ये था पर्यटक टिट्टो डेनिस टिट्टो, और अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन जो कि रूस का था। अच्छा, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री पूछे तो राकेश शर्मा था, और भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक पूछे तो था गोपीचंद थोटाकुरा। ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक थे ना, पर्यटक थोटाकुरा। और भारत के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे तो वो थे कल्पना चावला। ठीक है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला थी। अब पर्यटक भारतीय कौन था, वो था गोपीचंद थोटाकुरा था। ठीक है, तो ये सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डैश है। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, तो ये थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर कौन था, विक्रम ए साराभाई। ये था आपका भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, है ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। अब देखिए यहाँ से अंतरिक्ष जो है ना, स्पेस से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको प्रश्न पूरे अंतरिक्ष के बारे में एक बार यहाँ पर आपको डिटेल में बताते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष के बारे में सभी अति महत्वपूर्ण कतई जहर प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं पूरे अंतरिक्ष के बारे में, जहाँ जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है और सभी एग्जाम में आपको काम आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ, 1948 में हुआ। ठीक है, सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा, सभी याद रखना है आपको। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ। पहले स्थापना की बात करते हैं, जो सभी अति महत्वपूर्ण संस्थान है, 1948 में हुआ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में हुआ था, जब पहली बार भारत रत्न दिया गया था। किसको, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सिराज गोपालाचारी को 1954 में मिला था। तो वहाँ से रिलेट कर लेना है कि ये घटना भी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी 1954 में हुआ था। ठीक, इसरो की स्थापना पूछे तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुआ था। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुआ था। तो आपको सीरियल से पहले 4 लिखवा दिए। ठीक है, पहले 1948 वाला है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुआ था। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं क्या, जैसे कि पहले क्या था, परमाणु ऊर्जा आयोग है ना, उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, यानी AEC का फुल फॉर्म क्या हो गया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, परमाणु ऊर्जा आयोग। ठीक है, फिर क्या है, BAR का फुल फॉर्म क्या होता है, BARC का, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाएगा आपसे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC का पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रोम्बे, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रोम्बे, है ना, AEET। बार्क का पुराना नाम क्या था, AEET का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रोम्बे, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रोम्बे। ठीक है, तो ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क का पुराना नाम था AEET। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे। तो इसरो का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको कन्फ्यूजन क्या होगा, यहाँ पर इंटरनेशनल भी रहेगा, तो ध्यान रखना इंटरनेशनल नहीं होगा, क्या होगा, इसरो का फुल फॉर्म, इसरो क्या इंडिया का अपना है, तो इसलिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका हिंदी क्या हो गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हो गया इसरो का फुल फॉर्म। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को। लेकिन परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक पूछे
तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक, कन्फ्यूजन ना हो, फिर से समझिए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। परमाणु ऊर्जा आयोग है ना, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। फिर भारत में मिसाइल प्रोग्राम का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को है ना। भारत में मिसाइल प्रौद्योगिकी का जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर समझिए। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत में मिसाइल प्रौद्योगिकी का जनक एपीजे अब्दुल कलाम। यानी एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो वहाँ से भी रिलेट करके याद रखना है, भारत का मिसाइल मैन यानी मिसाइल प्रौद्योगिकी के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। इसरो का पुराना नाम क्या था? तो इसरो का पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, है ना। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, है ना, इनकोसपार, ये इसरो का पुराना नाम था। यहाँ से कुछ अति महत्वपूर्ण और भी प्रश्न आएगा, जैसे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, और यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का रॉकेट लॉन्च केंद्र है ना। इसरो का रॉकेट लॉन्च केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कई बार एग्जामों में ये भी पूछा गया है कि श्रीहरिकोटा कहाँ है, किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि इसरो का ये रॉकेट लॉन्च केंद्र है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है इसमें? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये कहाँ है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जामों में कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये कहाँ है? तो ये है अहमदाबाद में। ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, है ना, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है अहमदाबाद में है। और यह क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का एक प्रमुख अनुसंधान और विकास केंद्र है। कौन सा? तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में। ठीक, अब यहाँ से क्या याद रखना है? अब PSLV से जैसे लॉन्च किया जाता है ना, तो PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है ये याद रखना है आपको। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, तो ये सभी अति महत्वपूर्ण चीज़ें जो है अंतरिक्ष से रिलेटेड, ये सभी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ठीक है, यानी कि कमरे के तापमान द्रव अवस्था में रहती है। तो यहाँ से कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में जो रहती है वो दो ही आप याद किए हैं। कौन कौन सा है? और वही दो ही होता है। दो में से आंसर कौन होगा? एक होता है क्या? पारा, और एक होता है क्या? ब्रोमीन। ठीक है, पारा और ब्रोमीन है। वही क्वेश्चन पूछा, अब ये दोनों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो अब इसको याद कैसे रखना है? यहाँ पारा होगा कि ब्रोमीन होगा? तो पूछा क्या है? अधातु। अधातु होता है और एक कौन सा होता है? धातु। ठीक है, तो धातु लिखिए यहाँ पर। ठीक है, और एक है अधातु। अब देखिए शब्द में जो छोटा कौन सा है? धातु। तो आंसर क्या हो जाएगा? पारा। ठीक है, अगर धातु पूछे तो पारा। शब्द में बड़ा कौन है? अधातु। तो शब्द में ये बड़ा कौन है? ये ब्रोमीन। ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेंगे, थोड़ा आपको हिंट मिलेगा। ठीक है, याद रहेगा। तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में जो रहने वाला अधातु पूछे तो ब्रोमीन आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन धातु पूछे तो पारा होगा। ठीक, मरकरी, ये ध्यान रखना है, पारा होगा जब धातु पूछे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाले सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? यानी कि जो किडनी स्टोन होता है, गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक कौन सा है? तो वह कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, है ना। तो ये किडनी स्टोन जो निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक जो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, किडनी का इकाई क्या था मालूम? किडनी का इकाई होता है नेफ्रॉन। ठीक है,
और एक होता है तंत्रिका, तंत्रिका इकाई पूछे तो वो होता है न्यूरॉन। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब यहाँ पर एक है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा या तो खाने वाला सोडा कहा जाता है। ठीक है, तो यही है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि C12, H22 और O11 है ना, C12 यानी कि ये है C12, H22 और O11 है। ठीक है, ये क्या है, तो आपको कल एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको ये चीज़ें बताए थे कि ये चीनी को है ना सुक्रोज भी कहा जाता है और सुक्रोज का ये सूत्र है। और ये क्या है, चीनी का फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ये चीनी का ये सूत्र है C12H22O11। तो ऑप्शन में यहाँ चीनी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि चीनी को इस रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यानी इतना चीनी के रूप में भी जाना जाता है, C12H22O11 चीनी के रूप में जाना जाता है। चीनी बोलिए या तो सुक्रोज भी कहा जाता है चीनी को। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, C12H22O11 होता है। ठीक है, अच्छा सबसे मीठी शर्करा पूछे कौन सा होता है तो मालूम, फ्रक्टोज होता है। सबसे मीठी शर्करा जो होता है वो फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज या तो ग्लूकोज, ये दोनों का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक, C6H12O6 होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। नमक का सूत्र पूछे क्या होता है, NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड होता है। और पानी का क्या होता है, H2O होता है। और अमोनिया का क्या होता है, NH3 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती है। तो एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ होती है, 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएँ होती है। ठीक है, इतने तरह के स्वाद आप अनुभव कर सकते हैं, 2000 से 8000 तक स्वाद कलिकाएँ होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जीभ के किस भाग से, यानी कि आगे पीछे मध्य भाग से, किस भाग से जीभ का कड़वा का अनुभव किया जाता है ना, कड़वा स्वाद का अनुभव किया जाता है, तो जीभ का पिछले भाग से। ठीक है, इसको यहाँ पर समझिए, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे आसानी से बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये है आपका जीभ। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना कि जीभ के किस भाग से कड़वा अनुभव किया जाता है, तो पिछला भाग से है ना, बीटर, ये कड़वा। ठीक है, ये हो गया पिछला भाग, ठीक पिछला, येलो कलर का जो है बीटर। ठीक है, अगर पूछे कि खट्टा का अनुभव कहाँ से किया जाता है, तो दोनों साइड में पीछे, यानी दोनों साइड में, ये है ना सौर जो लिखा है ना, ये ग्रीन कलर का, ये सौर, ये होता है खट्टा का अनुभव करते हैं कहाँ से, दोनों साइड के पीछे से, दोनों साइड के ये पीछे वाला। ठीक है, और मीठा का अनुभव कहाँ करते हैं, तो जीभ का अगले भाग यानी कि नोक पर, स्वीट, ये वाला जो है लिखा है, ये स्वीट, ये वाला मीठा का अगले भाग, जीभ का अगला भाग से मीठा का अनुभव किया जाता है। और नमकीन का अनुभव कहाँ किया जाता है, तो सामने सीरा में, ये जो साल्टी लिखा है ना, ये साल्टी, ये वाला साल्टी, ये यहाँ पर नमकीन। ठीक जैसे देखिए किनारे है ना, साइड वाला किनारे, आगे वाला किनारे, दोनों साइड ये साल्टी है। ठीक पीछे वाला जो किनारे है दोनों, वो क्या है, सौर यानी खट्टा है। ठीक है, और ठीक पीछे वाला कड़वा। ठीक है, और मीठा का ठीक आगे वाला, ठीक पीछे वाला कड़वा और ठीक आगे वाला नोकीला, जैसे साइड पूछे नोक पर तो मीठा, ठीक पीछे कड़वा। ठीक है, तो ये याद रखना है। और खट्टा क्या कहाँ, दोनों किनारे में है ना, खट्टा जो है दोनों किनारों में अनुभव किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है, तो ये बेल लेबोरेटरीज है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बेल लेबोरेटरीज का ये यूनिक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किसका, तो बेल लेबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है ना, बेल लेबोरेटरीज है ना, बेल लेबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या, जैसे कि आभूषण का शुद्धिकरण का पैमाना
पूछे क्या होगा तो वो होता है हॉलमार्क, है ना। आभूषण के शुद्धिकरण का पैमाना जो होता है वो हॉलमार्क से, हम लोग आभूषण जैसे सोना खरीदते जाते हैं ना तो देखते हैं कितने हॉलमार्क का है, ये हॉलमार्क का है कि नहीं है। तो आभूषण का शुद्धिकरण पैमाना जो होता है वो हॉलमार्क होता है। अब पर्यावरण का ट्रेडमार्क पूछे तो वो क्या होता है, इको मार्क होता है। पर्यावरण का ट्रेडमार्क इको मार्क कहलाता है, ठीक है। और गुणवत्ता का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो गुणवत्ता का प्रतीक चिन्ह होता है ISO, है ना। कई सामान लेते होंगे ना तो बोरा में देखिए लिखा रहता होगा ISO 9001, है ना। तो जो ISO है ये गुणवत्ता का प्रतीक चिन्ह है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर अब आएगा सेट नंबर 14, ठीक है। टोटल 183 सेट का हम लोग स्टडी करेंगे। तो सेट नंबर 14 है। ये देखिए पेपर कब पूछा गया था, तो NTPC CBT 1 स्टेज 1 का है, 2 अप्रैल 2016 को थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन कि लुप्त प्राय या तो दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था में ले जाने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, XC2 कहा जाता है, XC2 संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है ना। क्या होता है, लुप्तप्राय या तो दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को XC2 संरक्षण कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अगर आता है कि जो लुप्तप्राय प्रजाति है ना, यानी कि कई प्रजातियों के लुप्त होने का मुख्य कारण क्या है मालूम, आवास का विखंडन, यानी कि आवास का नष्ट होना, है ना। उसका आवास का नष्ट होना कई प्रजातियों के लुप्त होने का कारण है। अच्छा, लुप्त प्राय प्रजातियों को किस में सूचीबद्ध किया जाता है, लुप्त प्राय प्रजातियों को किस में सूचीबद्ध किया जाता है, तो रेड डाटा बुक में किया जाता है, ठीक। रेड डाटा बुक में किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के शिव अय्या दुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं। तो शिव अय्या दुरई जो है ये ईमेल है ना, ईमेल के आविष्कार से जुड़ा हुआ है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, शिव अय्या दुरई ईमेल का आविष्कार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि ईमेल का जनक किसे कहा जाता है, तो टॉमलिंसन को कहा जाता है। ईमेल का जनक रे टॉमलिंसन को कहा जाता है, ठीक है, ईमेल का जनक। अच्छा, इंटरनेट की शुरुआत विश्व में पहले कहाँ हुई थी, इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1969 में अमेरिका में हुआ था। भारत में कब हुआ था, 1995 में हुआ था इंटरनेट की शुरुआत, ठीक है। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, तो क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था, कीबोर्ड का आविष्कार। माउस का आविष्कार किसने किया था, तो डगलस एंजेलवर्ट ने किया था, डगलस एंजेलवर्ट ने किया था, माउस का आविष्कार किया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पसंदीदा, यानी कि फेवरेट्स, ठीक है। फिर समझिए, एक वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग, तो फेवरेट्स का उपयोग है ना, किसका उपयोग, तो फेवरेट्स यानी पसंदीदा का उपयोग प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 2 प्रश्न आपको याद रखना है, कौन सा मालूम। एक क्वेश्चन आएगा कि WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने किया था, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली ने किया था WWW का आविष्कार। अगर HTTP का आविष्कार पूछे किसने किया था, तो यही किया था टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में किया था HTTP का आविष्कार, और WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1889 में किया था, ठीक है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि 1831 में विद्युत की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में
उपयोग वो तब व्यवहार हो गया जब डैश ने विद्युत डायनेमो की खोज की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डायनेमो की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, लेकिन यहाँ लास्ट में क्या पूछा है कि विद्युत डायनेमो की खोज की थी, किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। तो क्वेश्चन क्या था? 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब माइकल फैराडे ने विद्युत डायनेमो की खोज किया था। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा, डायनेमो फ्लेमिंग के किस हाथ के नियम पर आधारित है मालूम? तो डायनेमो जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर ये आधारित है। ठीक है, रही बात बेंजामिन फ्रैंकलिन की, तो बिजली की खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। या तो पूछे बिजली छड़ की खोज किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और विद्युत बल्ब का खोज किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब का खोज किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका क्या होगा? जब ऊपर फेंके तो अपने शीर्ष पर जैसे पहुंचेगा ना, तो वो क्या होगा? तो देखिए, वेग तो उसका शून्य होगा ही, ठीक है। और इसका त्वरण जो होगा वो त्वरण क्या होगा? त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो कितना होता है? स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलिए, या तो लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, तो क्या इसका त्वरण, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला? वेग शून्य होगा, ये तो सही है, लेकिन इसको त्वरण शून्य हो जाएगा, ये गलत है। दूसरा क्या? वेग शून्य होगा और इसका त्वरण जो है लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, ये सही है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कि स्मॉल जी का मान कितना? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण जो है वो इतना मान होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन तो सब गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, त्वरण का ऐसा ही मात्रक पूछे क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये याद रखना है। वेग का ऐसा ही मात्रक पूछ दे तो मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है जियोट्रोपिज्म, ये क्या है? जियोट्रोपिज्म क्या है? तो जियोट्रोपिज्म क्या है ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है जियोट्रोपिज्म जो है गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, ये जियोट्रोपिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा नहीं, ये पूछना था। पूछ रहा है तो नाइट्रस ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ये ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये भी है, कॉपर डाइऑक्साइड ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि है ना पूछा कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन डी ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस से क्वेश्चन अक्सर आते रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से यहाँ पर एक बार देख लेंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड है ना, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ये याद रखना है सभी। सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सा है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है देखिए, ग्रीन हाउस गैस में ये भी है, जलवाष्प है, ओजोन है, हेलोजन युक्त गैस है, यानी फ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? किस प्रकार की किरणें? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होते हैं ना, UR अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी कि पराबैंगनी विकिरण जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। और अल्ट्रावायलेट रे को ही क्या बोलते हैं? पराबैंगनी विकिरण कहा जाता है। पराबैंगनी विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रे की खोज किसने किया था? तो विलियम रिटर ने किया था 1801 ईस्वी में।
है ना। तो अल्ट्रा वायलेट रेज की खोज विलियम रिटर ने 1801 ईस्वी में किया था। एक्सरे की खोज किसने किया था? एक्सरे की खोज किया था, है ना, डब्ल्यू रोएंटजेन ने किया था। डब्ल्यू रोएंटजेन ने किया था। और रेडियो वेव की खोज किया था हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। नेक्स्ट है 2015 में डेस जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइटिंग स्टार कैद सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका के दी नालेडी चैम्बर में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होमो नलेडी। तो 2015 में होमो नलेडी जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार कैद सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैम्बर में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होमो नलेडी। नेक्स्ट है 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर डेस में विकसित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान में, है ना। 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर जापान में विकसित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठोस आयोडीन का रंग होता है, ठोस आयोडीन का रंग होता है बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, है ना। ठोस आयोडीन का रंग होता है बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो 2016 में इसरो ने देश में भारतीय रेलवे में सैटेलाइट आधारित चेतावनी प्रणाली परीक्षण का आयोजन किया। तो अहमदाबाद में किया गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 2016 में इसरो ने अहमदाबाद में भारतीय रेलवे में सैटेलाइट आधारित चेतावनी प्रणाली परीक्षण का आयोजन किया। तो कहाँ? अहमदाबाद में किया था। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान अगर पूछे कहाँ है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान ये हैदराबाद में। इसरो की स्थापना अगर पूछे तो आपको बताए थे 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का वायरस नहीं है? तो इसमें एड्स जो है साफ दिख रहा है यहाँ पर। एड्स जो है ये कंप्यूटर वायरस नहीं है। ठीक है। एड्स क्या है? ये कंप्यूटर वायरस नहीं, ये मानव में होने वाला एक रोग है ना, संक्रामक रोग है। एड्स जो है प्रथम बार 1984-85 में खोजा गया था एड्स। ठीक है। एड्स की बात करें, एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। तो एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक। एड्स सबसे पहले 1984-85 में खोजा गया था। एड्स रोगी की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, उन पर किसी प्रकार की दवा का असर नहीं होता है। देखिए एलिसा टेस्ट होता है इसमें, है ना, और वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट, एंटीजन टेस्ट, CD4 काउंट आदि एड्स की जांच की विधि है। ठीक। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपको एलिसा, है ना, कि एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना आपको। माइकल एंजेलो, डार्क एवेंजर, किलो क्लिप, सी ब्रेन आदि कंप्यूटर वायरस है। ठीक है। कंप्यूटर वायरस कौन कौन सा है? माइकल एंजेलो, डार्क एवेंजर, किलो क्लिप, सी ब्रेन आदि कंप्यूटर वायरस है। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हुआ था कि एड्स जो है ये कंप्यूटर वायरस नहीं है। बाकी इसमें क्या है? अन्ना, कुर्नी, कोबा, ब्रेन डॉन, ये सब क्या है? कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड।
है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड ये जिम्मेदार है। ठीक है, देखिए हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, रही बात यहाँ पीतल का फुल फॉर्म क्या, पीतल के जो है किसका मिश्रण है ये पूछा जाता है, तो ये होता है तांबा और जिंक का, है ना। पिताजी याद रखना, पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बाकी कांसा के भी आपको बताए थे, कांसा किसका मिश्रण है, तो टीन और तांबा का, है ना, काटता याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं और एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि 2016 में इसरो ने सफलतापूर्वक अपने 5वें नेविगेशन फॉर्म का प्रक्षेपण किया, उसका नाम क्या है। ठीक, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ऑप्शन क्या है, IRNSS-1D, IRNSS-1E, या तो वेलोक्स C1, या तो क्या होगा, चौथा ऑप्शन है टेलीओस 1। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे।